देखिए, जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक बांग्लादेश की जो पीएम है उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने के पहले, ढाका छोड़ने के पहले अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ये सूत्रों के हवाले से जो बांग्लादेश की मीडिया है वो रिपोर्ट कर रही है और साथ ही साथ आर्मी चीफ जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ पे नेताओं से मिले हैं और अब आर्मी चीफ की जो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें ये पता चलेगा कि आखिरकार इस देश में जो राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा? क्या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी या फिर जो आर्मी जो है वो अपनी सत्ता जो है अपने हाथों में रखेगी। तो ये सब आने वाले समय में ये बात ज़ाहिर होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो गण भवन जो कि प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, वहाँ पर प्रदर्शनकारियों के हज़ारों की तादाद में घुस आने की जो खबर है वो है। तो जो एक प्रोटेस्ट कई हफ्तों से चल रहा था और जिसको लेकर कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया जिसमें कि कोटा का लिमिटेशन 5% कर दिया गया, जो मुक्ति आंदोलन में जो हिस्सा लेने वाले परिजन लोग थे उनके परिजन को जो 30% आरक्षण मिलता था वो घटाकर 5% कर दिया गया। इसके बाद लगा कि शायद जो प्रदर्शन की जो आग है वो ठंडी पड़ेगी। कुछ दिनों तक प्रदर्शन जो है वो शांत भी रहा, लेकिन कल जिस तरीके से भारी जो प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, भारी हिंसा हुई, 90 के आसपास लोगों की जान गई और उसके बाद अचानक से जो 6 अगस्त को जो एक ढाका मार्च का जो प्लान रखा गया था उसको खिसकाकर 5 अगस्त को ही कर दिया गया, यानी कि आज के दिन। और आनन फानन में जिस तरह से वहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम बदला है, उसका नतीजा ये है कि बांग्लादेश की पीएम को देश छोड़ना पड़ा है। ये भी जानकारी आ रही है कि बांग्लादेश की जो पीएम है वो भारत के रास्ते में है, भारत पहुंचेंगी, दिल्ली पहुंचेंगी अब से थोड़ी देर के बाद। और जो एक देश के नाम संबोधन वो ढाका में अपने सरकारी निवास से करना चाह रही थी, जो कि वो नहीं कर पाई, आनन फानन में सरकारी निवास छोड़ना पड़ा। तो यहाँ आकर उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने की जानकारी, जो शुरुआती जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। तो अचानक से बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम बदला है। जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स सड़कों पर थे और जिस तरीके से भारी हिंसा वहां पे हो रही थी, आगजनी हो रही थी, सरकारी संपत्तियों को तोड़ा जा रहा था, एम्बुलेंसेस को तोड़ा जा रहा था और जो जो सरकारी संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो उसके बाद लगातार कोशिश जो है वो जो शेख हसीना थी उनकी कोशिश थी कि इनको शांत किया जाए और उन्होंने कल इस बात का ऐलान किया था कि वो प्रदर्शनकारियों के साथ बैठना चाहती हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा हो गया था कि इस बार जो है वो मामला हाथ से बिल्कुल निकलता जा रहा है और इसलिए उन्होंने इस तरह की मंशा जताई और आज उनको देश छोड़ना पड़ा है, भारत के रास्ते हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो एक जो उनकी जो सत्ता थी वो जो इस बार भी चुनकर आई थी, उसके बाद अब उनको इस तरह से सत्ता छोड़ना पड़ा है। तो देखना है कि बांग्लादेश का राजनीतिक भविष्य जो है अब वो किस तरीके का होता है। जी, बिल्कुल। और बांग्लादेश में जो सियासी उठापटक अब दिख रही है या दिखने वाली है, वो भारत के लिए भी बड़ी चिंता की बात है। ख़ासतौर पर शेख हसीना के दौर में भारत के काफ़ी अच्छे संबंध बांग्लादेश के साथ रहे। बनिस्बत खालिदा जिया के, वो जब प्रधानमंत्री रहीं तब इतने अच्छे संबंध भारत के नहीं थे। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये एक चिंता की बात है कि एक ऐसे नेता का बांग्लादेश की सत्ता से हटना या बाहर होना जो भारत के प्रति एक उदार रवैया रखता था। जी बिल्कुल, देखिए भारत के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, ख़ासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेख हसीना की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी बढ़िया थी और तभी हमने देखा कि अभी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, तो शेख हसीना एक बार फिर से भारत आई और जो प्रधानमंत्री मोदी भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके। तो ऐसे में सवाल ये है कि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए बांग्लादेश में जिस तरीके से चीन अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता रहा है, ऐसे में भारत के लिए बड़ा ज़रूरी रहा है कि वहाँ जो भी सत्ता में हो, उसके साथ इस तरह के बेहतर रिलेशन हो कि वहाँ पे चीन जो है वो अपनी पैठ ना बना पाए। तो ये एक लार्जर एक कैनवास की बात है, एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात है और इस मद्देनज़र जो है वो वहाँ पे जो सत्ता में जो भी पार्टी रही है, जबकि इस बार जिस तरह से शेख हसीना रही हैं, तो काफ़ी एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ भारत के साथ जो संबंध है वो चल रहा था। हालाँकि बांग्लादेश और चीन के रिश्ते भी अपने हिसाब से पनप रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। 2 सॉवरेन कंट्री किसी भी तरीके से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन भारत के हितों की साधना करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए पड़ोसी देश के तौर पे बांग्लादेश किस तरह से आगे बढ़ता है, भारत के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता रहा है। तो अब जबकि शेख हसीना की गद्दी वहाँ पे आप कह सकते हैं कि चली ही गई है, तो ऐसे में अब जो वहाँ राजनीतिक घटनाक्रम क्या होता है, क्या सेना अपने हाथ में सत्ता को लेती है? और एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि आईएसआई को काफ़ी ज़्यादा सक्रिय वहाँ पे माना गया। खासतौर पे जब ये आंदोलन आरक्षण से आगे बढ़कर सरकार के खिलाफ चला गया, तो ये माना गया कि जो वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज हैं
और जो आईएसआई है उसने भी इसको फ्यूल किया। अपोजिशन पार्टीज की तरफ से तो फ्यूल किया ही गया। उनके जो छात्र संगठन थे वो तो काफी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले ही रहे थे। लेकिन ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि जो आईएसआई है उसने काफी ज्यादा वहां पर हिंसा को फ्यूल किया और वो भी जाकर एक वजह बनी है कि हिंसा इतने बड़े पैमाने पर हुई है। दूसरी अहम बात यह भी है कि 30% से घटाकर आरक्षण बेशक 5% कर दिया गया हो, 56% कुल आरक्षण जो था वो बांग्लादेश में था और इसको लेकर बहुत ज्यादा असंतोष था। तो जब उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो है 5% तक सीमित कर दिया गया, तो उसके बाद इस असंतोष को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिर्फ आरक्षण तो एक मुद्दा बना, एक जो प्रदर्शन का एक इमीडिएट रीजन बना, लेकिन मामला कहीं कुछ और था और इसलिए अब देखने को ये आ रहा है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ना पड़ा है।